नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और YouTube पे हम लगातार क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं और आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो 241 से 270 तक के क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। चलिए तो आज हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन जो है आज के लिए है। तो पहला क्वेश्चन, एक हल्के एवं भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। देखिए, दो पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा? देखिए, संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर √2mE। देखिए, दोनों की गतिज ऊर्जाएं तो समान होगी, इसका मतलब संवेग P समानुपाती किसके आएगा? √m। इससे साबित हो गया कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसी का ही संवेग ज्यादा होगा यदि गतिज ऊर्जा समान है। तो इसने पूछा है किसका संवेग अधिक होगा। ठीक है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा तो भारी पिंड का संवेग इसमें हमारे पास ज्यादा रहेगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। R1 व R2 त्रिज्या के दो गोले हैं जिन पर आवेश Q1 व Q2 है, परस्पर संबंधित किए जाते हैं तो निकाय की ऊर्जा। देखिए, जब एक गोले से दूसरे गोले में ऊर्जा में परिवर्तन होता है, मतलब आवेशों चलते हैं एक गोले से दूसरे गोले, आवेशों का पुनर्वितरण होता है तो उसी हिसाब से ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है Q1 डैश बटे में Q2 डैश, ये उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, या Q1 डैश R2 बराबर आ जाएगा Q2 डैश R1। तो ये हमारे पास मान रहेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर? तो इसमें जो मान में परिवर्तन होगा वो ऊर्जा में यहाँ पर हमारे पास से दूसरे निकाय तक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। अच्छा, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? देखिए, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है और फोटोन में अगर गतिज द्रव्यमान पूछा जाए तो अलग रहेगा, वो तो E बराबर जो अपने पास mc² से आ जाएगा। m बराबर क्या आएगा? E बटे में c²। ये जो होता है ये तो गतिज द्रव्यमान होता है। विराम द्रव्यमान फोटोन का कितना माना जाता है? 0। बहुत ही इजी है, सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है। दो प्रतिरोध जिनका अनुपात 2:1 है, यानी कि हमें दो प्रतिरोध दे रखे हैं R1 बटे में R2 और इनका अनुपात दे रखा है 2/1, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो वह शक्ति का अनुपात क्या होगा? देखिए, समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है। ठीक है, शक्ति का अनुपात पूछा हुआ है, हमें शक्ति का अनुपात पूछा है तो P बराबर फॉर्मूला होता है V² बटे में R, यानी कि P समानुपाती क्या आएगा? 1/R। इससे P1 बटे में P2 का मान आएगा R2 बटे में R1। देखिए, ये R1 बटे R2 जो है 2/1 है, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2 बराबर P1 बटे में P2। तो जो अनुपात रहेगा वो 1:2 रहेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ अनुपात का मान कितना आएगा? 1:2। ठीक है, शक्ति जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। अतिचालक, देखिए सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिनकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है, लगभग अनंत चालकता होती है, वो सुपर कंडक्टर होते हैं। और सुपर कंडक्टर जो है वो चालकों से बहुत आगे की बात होती है। तो इनमें अपने से पूछा उनकी चालकता कितनी होगी, तो लगभग अनंत के आसपास रहेगी। क्या समतापी वक्र एक दूसरे को काटते हैं? देखिए, समतापी वक्र में हम जानते हैं P और V के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से ग्राफ बनते हैं। तो ये वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, तो वो कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो समतापी वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये तापमान T1, T2, T3 जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा वो वक्र उतने ही दूर होते जाएंगे। एक तार जिसकी लंबाई L है, त्रिज्या R है, एक सिरे से दृढ़ बंधा है और F बल से खींचा जा रहा है, तो तार की लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाती है? स्मॉल l। दूसरे पदार्थ का तार जिसकी लंबाई 2L है, त्रिज्या 2R है, 2F बल से खींचा जाता है, तो लंबाई में वृद्धि पूछिए। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं वृद्धि के लिए तो फॉर्मूला लेके चलते हैं कि फॉर्मूला क्या आएगा? Y बराबर फॉर्मूला होता है FL बटे में A डेल्टा L, या डेल्टा L बराबर आएगा FL बटे में A को लिखा जा सकता है πr² इंटू वाई। ये हमारे पास मान आ जाता है पहला। ठीक है, दूसरे में क्या पूछा है?
ये जो पहले ये डेल्टा एल का मान है वो कितनी वृद्धि हो जाती है, एल। सेकंड में डेल्टा एल डैश है, और एल डैश में क्या कहता है अपने से, कहता बल दुगुना होना चाहिए 2F, लंबाई दुगनी होनी चाहिए 2L, बटे में पाई इंटू त्रिज्या दुगनी होनी चाहिए 2R का स्क्वायर Y। देखिए लंबाई चौड़ाई के कारण Y पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो प्रकृति पर फर्क पड़ता है। तो डेल्टा एल बराबर देखिए 4 आएगा, ऊपर कट जाएगा तो मान कितना आएगा, एफ एल बटे में पाई आर स्क्वायर वाई। तो डेल्टा एल डैश बराबर किसके आएगा, ये तो डेल्टा एल वाला ही मान आएगा फॉर्मूला, इसलिए यहां पर भी वृद्धि कितनी आएगी, एल ही आएगी। तो ये एक नहीं है, ये एल है, और यहां ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारे पास, जो है एल। ये सारे एल ऑप्शन है, तो हमारे पास एल वृद्धि है, दोनों में समान वृद्धि होगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी के मान पर फर्क क्या बढ़ता है। देखिए ये पृथ्वी है, इस अक्ष पे घूम रही है, ये अपने भूमध्य रेखा है, और ये ध्रुव है। इस तरफ जाते हैं ध्रुवों की ओर तो त्रिज्या कम होती है, इसके कारण इधर जाने पर जी बढ़ता है। तो हमें यह कहा गया है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होगा, ऐसा करने से त्रिज्या का मान कम होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर 21 किलोमीटर त्रिज्या ज्यादा होती है। इधर जाएंगे तो त्रिज्या का मान कम होगा, त्रिज्या का मान कम होगा तो जी का मान बढ़ेगा। तो इधर जाने से जी का मान जो है, ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। किसके कारण, उसके पृथ्वी के आकार के कारण, घूर्णन के कारण भी फर्क पड़ता है। किस स्थिति में कोणीय वेग उपयोगी, देखिए एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग ओमेगा किस स्थिति में, जब वस्तु घूर्णन कर रही है, जब वस्तु सरल रेखा पर गतिमान है, सरल रेखा में त्वरण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए घूर्णन करते समय ही कोणीय वेग उपयोगी है, सरल रेखा में तो हमें रेखीय वेग की ही जरूरत होती है। इसलिए कोणीय वेग कब उपयोगी है, जब कोई रोटेशनल मोशन पे हो, घूर्णन गति कोई काम कर रहा हो, उसी वक्त हमें कोणीय वेग चाहिए होता है, कोणीय त्वरण चाहिए होता है, कोणीय विस्थापन चाहिए होता है। सब घूर्णन गति के लिए बातें हैं, सरल रेखीय के लिए बातें नहीं होती। गर्म पानी से कपड़े धोना आसान है क्यों, देखिए जैसे जैसे किसी द्रव का तापमान बढ़ता है वैसे वैसे उसका पृष्ठ तनाव घटता जाता है, और तापमान बढ़ते बढ़ते जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है तो पृष्ठ तनाव घटते घटते शून्य हो जाता है, और जिस तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान 0 हो जाता है उसे अपने क्रांतिक ताप के नाम से जानते हैं। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव का मान घटेगा, और इसी कारण पृष्ठ तनाव घटने के कारण वहाँ मैल के कारण उस कपड़े से आसानी से अलग हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए वो कपड़ा अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। तो गर्म पानी से कपड़े धोने आसान है क्योंकि उससे पृष्ठ तनाव का मान जो है वो घटता है, ठीक है, उसके कारण। क्वेश्चन नंबर 51, एल बटे आर का मात्रक क्या होगा। देखिए एल स्वयं गुणांक बटे में आर प्रतिरोध, इसका मात्रक पूछा हुआ है हमें क्या है, ठीक है। इसका मात्रक L बटे R का मात्रक क्या होगा, तो इस चीज को पता करने के लिए देखिए आपको एक बात तो याद रखना कि एकदम जो सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, ये इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है L बटे R, याद रखने वाली बात है ये। इसी प्रकार यदि किसी प्रश्न में पूछा जाए कि हमसे कि अंडर रूट LC का मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक भी सेकंड होता है, और कई बार ये भी पूछा जाता है कि आरसी का मात्रक क्या है, उसका मात्रक भी सेकंड होता है। वर्णन में डायमेंशन रख के भी पता किया जा सकता है। तो एल बटे आर का जो मात्रक रहेगा वो कितना रहेगा अपने पास, सेकंड रहेगा। चाहे एल बटे आर पूछा जाए किसी प्रश्न में, चाहे अंडर रूट एलसी पूछा जाए, चाहे आरसी पूछा जाए, तीनों का ही मात्रक जो है वो समय के बराबर होता है। ये प्रश्न दिमाग में रखना। किसी गैस का आयतन 4 गुना हो जाता है, यदि देखिए गैस का आयतन 4 गुना हो जाना चाहिए तो हमारा फॉर्मूला होता है पीवी बराबर म्यू आर टी। यदि मैं दाब के मान को कांस्टेंट करता हूं तो V समानुपाती T। यदि ताप के मान को 4 गुना कर दूंगा तो आयतन अपने आप ही 4 गुना हो जाएगा। तो नियत दाब पर ताप को 4 गुना करने से आयतन का मान अपने आप ही 4 गुना हो जाएगा। नियत दाब पर 1/4 ताप कम करोगे तो आयतन भी कम हो जाएगा। यहाँ तो 4 गुना करना है, नियत दाब पर ताप को दुगुना करने से आयतन दुगुना ही होगा। नियत दाब पर आधा कर दिया जाए तो आधा हो जाएगा। तो नियत दाब पर ताप को 4 गुना कर दिया जाए तो आयतन भी 4 गुना हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है। तांबे का ऊष्मीय चालकता गुणांक, इस्पात के ऊष्मीय चालकता गुणांक
से 9 गुना है, यानी कि इस्पात स्टील से इसका ऊष्मीय चालकता गुणांक 9 गुना है। यदि इसका ऊष्मीय चालकता गुणांक K है तो इसका ऊष्मीय चालकता गुणांक कितना होगा, 9K होगा। ठीक है, तो संधि स्थल का तापमान बताओ। देखिए ये पहला ताप मान लो θ1 है और ये तापमान कितना है, θ2 है। तो हम जानते हैं जब रेखीय या श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो उस वक्त ये जो मान होते हैं वो मान निकालने के लिए अपने ऊष्मीय धारा दोनों में समान मानते हैं। तो पहले के लिए आएगा K1 A θ1 माइनस थीटा बटे में लंबाई कितनी L बराबर K2 A थीटा माइनस θ2 बटे में L2। ठीक है, मध्य स्थिति का तापमान कितना मान लेते हैं, थीटा। अच्छा, K1 की जगह कितना लिखा जाएगा, 9K। ए तो काट दो। ठीक है, θ1 का मान कितना है, 100 डिग्री इधर वाले का, माइनस थीटा बराबर K2 का मान K। अच्छा, थीटा माइनस इधर वाले का तापमान कितना है, 0 डिग्री बटे में इधर पहली लंबाई कितनी है, 18 और ये लंबाई कितनी है, 6। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इससे काट दो, कितने पे कटेगा, ये 2 पर, और ये 2 कट जाएगा इस पे 3 पर, सीधा गुणा कर देंगे, इधर K से K भी कट जाएगा, इधर आ जाएगा 300 माइनस 3 थीटा, ये तो इधर कट गया, उधर सिर्फ बच गया थीटा, उधर ले जाओ, 300 बराबर कितना आएगा, 4 थीटा। तो थीटा बराबर आ जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर आएगा अपना ए ऑप्शन आ जाएगा, 75 डिग्री सेल्सियस मध्य तापमान निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के आधार पर हम मान निकाल सकते हैं। यदि पिंड के वेग समय पर निर्भरता निम्नलिखित है। देखिए समय पर निर्भरता दे रखी है, v बराबर 20 प्लस 0.1 t²। ठीक है, तो गतिशील है तो सारी बात देखिए, त्वरण मंदन के बारे में पूछा, इसलिए अपनी त्वरण निकालते हैं। एक बार अवकरण करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 t, यानी कि त्वरण समय पर निर्भर करता है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे त्वरण का मान भी बढ़ता जाएगा। कहता है एक समान त्वरण नहीं है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। एक समान मंदन वो भी नहीं है। असमान त्वरण बिल्कुल टाइम के साथ त्वरण का मान बदलेगा, इसलिए अपने इसको किस नाम से जाना जाता है, असमान त्वरण कहा जाता है। तो यहाँ पर त्वरण के बारे में पूछा गया है, ना तो एक समान त्वरण होगा, ना एक समान मंदन होगा, ना शून्य त्वरण होगा, यहाँ असमान त्वरण होगा, क्योंकि ये टाइम डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको अपने असमान त्वरण के रूप में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, हाइड्रोजन परमाणु में निम्न में से कौन सा स्पेक्ट्रल श्रेणी जो है 4860 स्पेक्ट्रम की रेखा देती है। देखिए हम जानते हैं अगर दृश्य प्रकाश तो वो होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम, ये दृश्य प्रकाश है। ठीक है, और दृश्य प्रकाश जो 4800 वाली बात है वो इसी के रेंज में है, यानी कि 4860 एंगस्ट्रॉम जो प्रकाश है वो दृश्य क्षेत्र का है। और रही बात लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, इन चारों की, तो लाइमन जो होता है वो पराबैंगनी होता है। ठीक है, बामर जो होता है दृश्य में होता है, पास्टन और ब्रैकेट ये दोनों ही किस में आते हैं, अवरक्त। ठीक है, और अगर फुंड हो तो वो भी अवरक्त में आता है। तो ये तो हमारा दृश्य क्षेत्र का फोटोन हुआ, और दृश्य क्षेत्र होगा तो ये किस श्रेणी की बात कर रहा होगा, ये बामर सीरीज के अंतर्गत ये फॉर्मूला अपने पास आएगा, हो जाएगा। द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई सबसे न्यूनतम होगी। देखिए फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, यही होता है। अब कहता है कि फ्रिंज चौड़ाई न्यूनतम होनी चाहिए, बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसके लिए लैम्डा कम होगा उसके लिए बीटा भी कम होगा। और आप जानते हैं लैम्डा रेड ज़्यादा होता है, लैम्डा वॉयलेट यानी कि बैंगनी जो है लैम्डा कम होता है। लैम्डा जिसका कम है उसके लिए फ्रिंज चौड़ाई भी कम है, इसलिए बीटा जो है बैंगनी की फ्रिंज चौड़ाई बीटा लाल रंग से कम होगी, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा कम होता है। तो हमारा जो सबसे न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम किसकी होगी, बैंगनी की। अगर यदि मैक्सिमम पूछ लेता तो मैक्सिमम पूछ लेता तो वो किसके लिए आती है, लाल रंग के लिए आती है। तो ये हमारा 56 नंबर क्वेश्चन था। PQRS समरूप चालकतार का बना हुआ एक वर्गाकार लूप है।
चित्रानुसार बिंदु P से धारा प्रवेश करती है और S से बाहर निकल जाती है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, लूप के बारे में आ जाए कि एक वर्गाकार लूप है और इसमें धारा एक कोने से प्रवेश करती है, किसी भी कोने से बाहर निकलती है, चाहे देखिए इस टाइप का हो जाए, ये भी हो सकता था। जब भी किसी लूप की भुजाएं समान हो, वर्गाकार आकृति हो और एक सिरे से किसी से भी धारा प्रवेश करे और किसी से भी बाहर निकले, चाहे तो आमने सामने वाले से बाहर निकले चाहे इससे निकले, ऐसी दोनों ही कंडीशन पर याद रखना है कि केंद्र पर चुंबकीय तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है। लूप ना देकर यदि अपने से वृत्त के बारे में बात कर ले, मान लो ये वृत्त कहता है कि इसमें से यहां से धारा जो है वो प्रवेश कर रही है और यहां से धारा बाहर निकल रही है, अगर वृत्त भी देता तो भी केंद्र पर तीव्रता का मान कितना होता है, 0। यदि एक सिरे से प्रवेश करके दूसरे सिरे से धारा बाहर निकल रही हो तो केंद्र पर हमेशा चुंबकीय तीव्रता का मान 0 होता है। ठीक है, ये किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हमारे आंसर पता होता है। एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 2 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कण का त्वरण मीटर प्रति सेकंड के मीनिंग के ऐसे ही में ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें रेडियस पता है, r बराबर कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर का मतलब 25 गुना 10 की पावर -2 और 2 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी 2 चक्कर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है इसका त्वरण पूछा गया। देखिए त्वरण का फॉर्मूला होता है a बराबर ओमेगा स्क्वायर और अभिकेंद्रीय त्वरण के रूप में। ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई n का होल स्क्वायर इंटू r, तो a बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इंटू r, तो a बराबर 4 पाई स्क्वायर। अच्छा n स्क्वायर का मान कितना आएगा 4 इंटू r, r का मान कितना आएगा 25 गुणा 10 की पावर -2, ये आएगा अपने पास। देखिए 4 गुणा 25 100 आ जाएगा और -2, ये तो आपस में एक दूसरे को लेस कर देंगे तो मान सिर्फ बच गया 4 पाई स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा 4 पाई स्क्वायर जो आंसर आएगा, तो 4 पाई स्क्वायर ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे पास, सी ऑप्शन इसमें हमारा आंसर रहेगा। तो ये कौन सा आ गया 58 नंबर। 59 देखिए कहता 100 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में चुंबकीय जो है अविवाह कहते हैं फ्लक्स को, ठीक है, बढ़कर 10 से 60 वेबर हो जाता है। यानी कि हमें दे रखा है एक तो डेल्टा फाई का मान है φ2 - φ1, डेल्टा फाई का मान दे रखा है 60 - 10, तो डेल्टा फाई का मान आ गया हमारे पास 50 वेबर। ठीक है, प्रतिरोध दे रखा है आर का मान 100 ओम और हमें पूछा गया है प्रेरित आवेश। देखिए आवेश का फॉर्मूला होता है फाई बराबर N/r, ठीक है, डेल्टा फाई। अब अपने को फेरों की संख्या तो कुछ इसने दे नहीं रखी है, तो 1/r, r का मान कितना है 100 इंटू डेल्टा फाई का मान कितना है 50, तो आवेश का मान आ गया 0.5 जो भी है कूलाम के रूप में। तो यहाँ अपना जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.5 कूलाम के रूप में मान आएगा। प्रश्न नंबर 260, 200 किलोग्राम व 300 किलोग्राम के 2 पिंड डब्बे जो हैं 36 पटरियों पर स्थित हैं। दोनों डब्बे रखे हुए हैं पटरियों पर, एक दूसरे से दूर हटाया जा रहा है। पटरियों के बीच लगने वाले घर्षण बल दोनों के लिए समान है। ठीक है, 200 किलोग्राम वाला डब्बा 36 मीटर की दूरी तक चलकर रुक जाता है, तो 300 किलोग्राम वाला डब्बा कितने मीटर की दूरी पर जाके रुकेगा। देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला जो होता है वो होता है v² बराबर होता है u² - 2as। रुक जाता है इसका मतलब अंतिम वेग कितना है 0 है, तो हमारे पास जो है s बराबर फॉर्मूला आएगा u² - 2a। लेकिन घर्षण वाली सतह की बारे में बात होती है तो a बराबर कितना होता है μg, तो s बराबर आएगा u² - 2 μg। लेकिन यहाँ दोनों आपस में टक्कर कर रहे हैं और टक्कर कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों में संवेग संरक्षित रहता है, और संवेग संरक्षित रहता है तो इसमें संवेग आना जरूरी है। एक काम करते हैं, अपने इस फॉर्मूले के ऊपर भी m² से गुणा कर देते हैं और नीचे भी m² से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो s बराबर ऊपर क्या आएगा p² - 2 μ m² g,
और यदि दोनों के आपस में टक्कर होके दोनों अलग हो रहे हैं, दोनों दूर जा रहे हैं, तो दूरी जो है इनके द्रव्यमान के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब हमें ये कहा गया है कि 200 किलोग्राम वाला 36 मीटर दूरी पर जाता है। ठीक है, तो 300 किलोग्राम वाला कितनी दूरी पर जाएगा, यानी कि हमें पहला द्रव्यमान दे रखा है m1 बराबर 200 किलोग्राम और तय की गई दूरी s1 बराबर कितना है 36 मीटर। दूसरा द्रव्यमान m2 बराबर कितना दे रखा है अपने को 300 किलोग्राम और उसके द्वारा चली गई दूरी के बारे में हमें पूछा है। यदि ऐसा पूछा है तो हम जानते हैं s1 बटे में s2 बराबर आ जाएगा m2 बटे में m1 का होल स्क्वायर। अच्छा, s1 का मान कितना आएगा 36 बटे में कितना आएगा s2। अच्छा, m2 300 बटे में m1 का मान कितना आएगा 200 का होल स्क्वायर। 36 बटे में s2 बराबर 9 बटे में 4, तो s2 बराबर आएगा 36 गुणा 4 बटे में 9, ये इससे कट गया अपने पास 4, तो s2 बराबर आ जाएगा 16 मीटर। यदि पहला ब्लॉक अगर 36 मीटर पे जाता है तो दूसरा ब्लॉक जो है हमारा 16 मीटर की डिस्टेंस जाके रुकेगा, घर्षण यदि दोनों तरफ हमारा समान है। सरल रेखीय आवर्त गति करते हुए कण का आयाम दे रखा है 2 सेंटीमीटर। मध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर दूरी पर कण का जो है त्वरण और वेग बराबर है, तो आवर्त काल का मान क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें आयाम दे रखा है 2 सेंटीमीटर। मध्य स्थिति से y बराबर 1 सेंटीमीटर पर क्या कहता है, वेग और त्वरण दोनों समान है, तो आवर्तकाल पूछा है। चलिए हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। वेग और कहता है त्वरण समान है। अच्छा, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। त्वरण का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा से ओमेगा कट गया। ठीक है, अच्छा हमें चाहिए ए स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर का मतलब कितना आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर ओमेगा इंटू वाई का मान 1, तो यह 4 माइनस 1 तो कितना बचेगा यहाँ पर √3 बराबर ओमेगा। ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो टी बराबर आ जाएगा 2 पाई बाय √3। तो ये हमारे पास आवर्तकाल का मान आ गया, तो 2 पाई बाय √3 हमारा सी ऑप्शन आ गया। और सीधा सीधा जिसने जो हमें बोला था मैंने वही किया, उसने यही कहा था कि वेग और त्वरण आपस में बराबर है, मैंने वही फंडा यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। पीएन संधि डायोड का यूज किसमें किया जाता है। देखिए, पीएन संधि डायोड का उपयोग जो एम्पलीफाई करने में जो नहीं होता, ट्रांजिस्टर का होता है, ऑसिलेटर में भी ट्रांजिस्टर का होता है, मॉड्यूलेशन में भी ट्रांजिस्टर का होता है। हाँ, रिज्युकरण जिसे अपने दिष्टकारी कहते हैं, ठीक है, दिष्टकारी या रिज्युकरण में डायोड का उपयोग होता है। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, अपने यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। तो वो सारे के सारे यहीं पर डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो डायोड का यूज़ होता है, वो रिज्युकरण कहलाता है। किसी खोखले गोले का आयतन v है, एक खोखला गोला है, आयतन v है और जल में इस प्रकार से तैर रहा है कि वो आधा जो है डूबा हुआ है, आधा डूबा हुआ है। ठीक है, इसमें कितना जल भरा जाए कि वो इसमें पूर्णतः डूब जाए। देखिए, आधा खाली है, आधा तो कवर हो गया, आधा खाली है, इसका मतलब कितना इसमें पानी भरा जाए कि डूब जाए, उतना पानी भाग भर दो जो बाकी बचा हुआ है। वो जल स्तंभ इतना दाब उसका होना चाहिए कि वो पानी के दाब के बराबर होना चाहिए, इसलिए पानी भरकर पानी में ही डुबोना है। इसलिए कितना भाग खाली पड़ा है अभी v/2। आप एक काम कीजिए, v/2 पूरा भर दीजिए, जिसके कारण ये पूरा का पूरा डूब जाएगा। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास v/2 64। 9.8 न्यूटन भार कि एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य रहता है। त्वरण का मान निकालना है। सबसे पहले आपको बल दे रखा है, देखिए कितना अप्लाई करवा रखा है आपने 5 न्यूटन। भार कितना है, भार होता है mg, mg का मान कितना है 9.8, m बराबर आएगा 9.8 बटे में g, तो m बराबर आ जाएगा 9.8 बटे में g का मान भी कितना है 9.8, तो वहां का द्रव्यमान अपने को पता लग गया 1 किलोग्राम। अब अपने को चाहिए त्वरण,
तो F बराबर फॉर्मूला कितना होता है m में, तो A बराबर आ जाएगा F बटे में m। तो A बराबर F का मान कितना है 5 बटे में m का मान 1, तो A बराबर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमारे पास मान आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। फटाफट मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करता जा रहा हूं, आप देखते जाइए, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसको आप वापस देखिए, 2 बार देखिए थी, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा लगातार वापस देखने पर। तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल इजी था, सिर्फ हमने f का मान दे रखा था और दूसरा उसने भार दे रखा था जिससे हमने m का मान निकाली और f बराबर m में से हमने त्वरण का फॉर्मूला अप्लाई करवा लिया। एक अनुप्रस्थ तरंग निम्न समीकरण द्वारा दिया गया, y बराबर y नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी प्लस है यहाँ पर, ठीक है, एफ टी प्लस एक्स बाय लैम्डा। तो कण का अधिकतम वेग जो है तरंग के वेग का 4 गुना है, यदि लैम्डा का मान निकालना। सबसे पहले तरंग दे रखा है, देखिए y बराबर y नोड साइन ऑफ 2 पाई एफ टी प्लस 2 पाई एक्स बटे में लैम्डा, ये समीकरण है, मैंने 2 पाई को अंदर ले गया। y बराबर y नोड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये समीकरण होती है। अगर इन दोनों की कंपेयर करता हूं तो ओमेगा की जगह क्या आएगा, ओमेगा की जगह आएगा 2 पाई एफ और के की जगह क्या आएगा 2 पाई बाय लैम्डा। और तरंग का यदि वेग पूछा जाए तो v बराबर होता है ओमेगा बाय के। v बराबर, अच्छा ओमेगा का मान कितना दे रखा है 2 पाई एफ बटे में 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, ये कट गया इससे। तो वेग का मान कितना आ गया लैम्डा एफ, ये तरंग का वेग आ गया। नंबर 2 बात उसने ये हमसे कहा है अधिकतम वेग, और अधिकतम वेग के बारे में बात की जाए तो v मैक्सिमम बराबर होता है, ठीक है, a ओमेगा होता है, v मैक्सिमम बराबर, अच्छा a को त्वरण कहते हैं, ठीक है, त्वरण सॉरी आयाम कहते हैं, और यहाँ आयाम कितना है y नोड है, और ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई आवर्ती f, ठीक है। ये अपने पास मान किसका आ गया, उसका अधिकतम वेग। और प्रश्न ये कहता है कि अधिकतम वेग तरंग के वेग का 4 गुना है, यानी कि प्रश्न ये कहता है कि v मैक्सिमम बराबर 4 गुना ज़्यादा है v से। मैक्सिमम का मान रखते हैं y नोड इंटू 2 पाई एफ बराबर 4 इंटू वी का मान है लैम्डा एफ, ठीक है। पहली बात तो f से f कट गया, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, हमें लैम्डा का मान निकालना है, तो लैम्डा बराबर आएगा y नोड इंटू 2 पाई बटे में 4, यहाँ लैम्डा बराबर आ जाएगा, ये नीचे कट गया, पाई y नोड बटे में 2। तो ये हमारे पास लैम्डा का मान आ गया। मैंने पहले तरंग का वेग निकाला v बराबर ओमेगा बाय के से, फिर हमने अधिकतम वेग निकाला, और प्रश्न ये कहता था कि तरंग का अधिकतम वेग उसके वेग का 4 गुना है, मैंने अप्लाई करवा लिया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आया हमारे पास, हमारा ऑप्शन बैठेगा बी ऑप्शन, इसके अनुसार हमारा राइट आंसर रहेगा। पृथक पृथक डोरियों के क्रमांक दे रखे, देखिए क्रमांक 1 से 5 तक की अंकित गेंदें लटकाई जाती हैं, 1 2 2 4 तथा 4 1 में आकर्षण बल है, जबकि 2 3 व 4 5 में प्रतिकर्षण है। एक चीज देखना, आवेश वही होता है जिसमें आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण के गुण भी पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि ये कोई माइनस का आवेश है, तो माइनस का आवेश के अंदर गुण होगा कि वो प्लस को आकर्षण करेगा और माइनस को प्रतिकर्षण करेगा, यानी कि उसमें आकर्षण के गुण भी होंगे, प्रतिकर्षण के गुण भी होंगे, ठीक है, यदि वो आवेश है। कई बार ऐसा होता है कि कई वस्तुएं प्लस और माइनस दोनों की तरफ ही आकर्षित होती हैं, वो आवेशित नहीं होती। जैसे ये कोई प्लस का आवेश है, तो इसके पास यदि मैं कोई उदासीन वस्तु रख देता हूं, उदासीन, तो प्लस को देख के क्या आ जाएंगे, इधर माइनस हो जाएंगे, और इधर प्लस होंगे तो ध्रुवित हो जाएगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर मैं माइनस के पास रख दूंगा तो माइनस इधर आ जाएंगे, प्लस इधर आ जाएंगे, ये भी ध्रुवित होगा, अट्रैक्ट होगा। यदि कोई वस्तु प्लस और माइनस दोनों की तरफ ही आकर्षित होती है, प्रतिकर्षण नहीं करती है, दोनों की तरफ ही आकर्षित होती है, तो वो क्या होती है, उदासीन होती है। यदि कोई आवेश हुआ तो वो दोनों की तरफ आकर्षण नहीं होगा, वो एक से आकर्षण करेगा तो दूसरे से प्रतिकर्षण करेगा। यदि कोई वस्तु
प्लस और माइनस दोनों से आकर्षण रखती है तो डेफिनेट वो वस्तु उदासीन होती है। चलिए हम इस प्रश्न के अंदर चलते हैं। तो इसने कहा कि 1 से लेकर 5 तक की डोरियां लटकाई जानी है। तो लीजिए मैंने पहली डोरी लटकाई, इस प्रकार से इसने बॉल लटका दी है डोरी से। तो हमने 5 गेंदे लटकाने को कह रहा है, हमने 5 गेंदे लटका दी। ठीक, अब ये होगी अपने पास 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। प्रश्न में देखिए कहता 1 2 2 4 और 4 1 में आकर्षण बल है 1 2 2 4 और 4 1 1 2, ठीक है, 2 4 और 4 1। इनमें क्या चीज है हमारे पास? आकर्षण है, आकर्षण है, आकर्षण है। अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते, आगे चलते हैं, क्योंकि आवेश में आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण के गुण होने चाहिए। 2 3 और 4 5 में प्रतिकर्षण है, ठीक है। तो हमें यह कहा गया है कि 2 3 और 4 5 इनमें क्या है? प्रतिकर्षण है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो गेंद 1 क्रमांक क्या होना चाहिए? धनावेशी, ऋणावेशी, उदासीन वस्तु का बना हुआ क्या है, देखते हैं। देखिए अगर गेंद 2 के बारे में बात करो, गेंद 2 प्रतिकर्षण भी कर रही है, आकर्षण भी कर रही है, इसका मतलब ये डेफिनेट क्या है? एक प्रकार का चार्ज है। ये तो क्लियर हो गया कि ये चार्ज है। 3 नंबर के बारे में बात करो, 3 नंबर प्रतिकर्षण का गुण रखती है। प्रतिकर्षण गुण रखने के कारण ये भी क्या है? चार्ज है। 4 नंबर और 5 नंबर भी प्रतिकर्षण का गुण रखती है, यानी कि ये भी आवेश है और ये भी आवेश है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, सारे आवेश है। इसके बारे में भी डाउट है, क्योंकि ये प्रतिकर्षण का गुण नहीं रखता, ये आकर्षण शो कर रहा है। मान लो जो है, सपोज करो कि 2 नंबर गेंद प्लस की है, तो 3 नंबर गेंद जो है माइनस की होनी चाहिए। अगर 2 नंबर आकर्षण दिखाती है तो ये क्या होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए। और ये इन दोनों के प्रतिकर्षण दिखाता है तो ये प्लस का होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? अब 1 नंबर गेंद देखिए 2 नंबर को आकर्षण कर रही है, और 1 नंबर गेंद 4 नंबर को भी आकर्षण कर रही है, यानी कि 1 नंबर गेंद प्लस को भी आकर्षण कर रही है और 1 नंबर गेंद माइनस को भी आकर्षण कर रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? यदि कोई गेंद प्लस और माइनस दोनों को आकर्षण कर रही है तो इसका मतलब उस पर कौन सा आवेश होना चाहिए? वह उदासीन होनी चाहिए। तो हमें पता लग गया कि जो 1 नंबर गेंद है वो कौन से आवेश से आवेशित है? वो उदासीन है। चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत तल में नमन सुई क्या बनाती है? ठीक है, लंबवत तल में नमन सुई जो है वो ऊर्ध्वाधर रहेगी। चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत तल में जब भी देखोगे तो नमन सुई हमेशा क्या रहेगी? ऊर्ध्वाधर ही रहती है। 2 अलग अलग प्रत्यावर्ती परिपथों में समान धारा बह रही है। 2 परिपथ है, उनमें समान धारा बह रही है, ठीक है। पहले परिपथ में सिर्फ प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व का मतलब L है, और दूसरे परिपथ में सिर्फ संधारित्र है, यानी कि C है। विद्युत वाहक बल की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी तो धारा के मान पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए हमें यह कहा गया है कि पहला सर्किट है जिसमें सिर्फ कुंडली लगा दी हमने और इसके साथ कोई AC सोर्स जुड़ा हुआ है। दूसरे सर्किट में हमने कैपेसिटर लगा दिया और उसमें भी AC सोर्स जुड़ा हुआ है। ये इसमें प्रेरणी प्रतिघात होता है और इसमें धारितीय प्रतिघात होता है। और XL बराबर होता है ओमेगा L, XL बराबर होता है 2 पाई FL और XL समानुपाती F। आवृत्ति बढ़ने पर प्रेरणी प्रतिघात बढ़ता है। XC बराबर होता है 1 बाई ओमेगा C, XC बराबर होता है 1 बाई 2 पाई FC, XC समानुपाती होता है 1/F। इसका मतलब जब आवृत्ति बढ़ेगी तो प्रेरणी प्रतिघात बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगी तो धारितीय प्रतिघात कम होगा। प्रश्न में क्या कहा है? यदि आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, आवृत्ति बढ़ने से F बढ़ेगा, XL कम होगा, यानी कि रुकावट कम होगी। रुकावट कम होगी तो धारा बढ़ेगी। तो पहले परिपथ में जो है नहीं, हमें XL का मान समानुपाती इसमें दूसरे वाला लिख दिया, तो यहां पर क्या होगा? XL बढ़े F बढ़ेगा तो XL भी क्या होगा?
बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल है, तो धारा आई क्या हो गई यहां पर, तो कम हो जाएगी। ठीक है, यहां आ जाओ, एफ बढ़ेगा तो एक्सएल कम होगा, और एक्सएल कम होने से धारा बढ़ेगी। तो जैसे ही आवृत्ति बढ़ेगी तो इसमें धारा घटेगी और इसमें धारा बढ़ेगी। तो पहले परिपथ में धारा घटेगी और दूसरे में धारा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया है। 69, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए कौन सा अवतल दर्पण है, ये लीजिए, और ये इसका फोकस है। यदि वस्तु आप फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो सीधी जाने वाली किरणें ये वाली है, और ये पीछे एक आभासी सीधा प्रतिबिंब का निर्माण करेगा यहां पर। तो क्या आएगा, छोटा सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, छोटा उल्टा और वास्तविक बनेगा, बड़ा सीधा व वास्तविक बनेगा। देखिए अवतल दर्पण के आपने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी और रखा कहां है आपने, इसके इस जगह पर, तो इसके कारण जो प्रतिबिंब बनेगा, पहली बात तो बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा अवतल दर्पण। सेंटीग्रेड स्केल पर वस्तु का ताप 30 डिग्री बढ़ता है तो फ़ारेनहाइट में वृद्धि क्या होगी। देखिए अगर आपको ताप पूछा जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, यदि वृद्धि पूछी जाती है तो वृद्धि के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बटे में 5, डेल्टा केल्विन बटे में 5 बराबर होता है डेल्टा फ़ारेनहाइट बटे में 9 बराबर होता है डेल्टा र्यूमर बटे में 4 बराबर होता है डेल्टा रेनकाइन बटे में 10.6। ये सारे वृद्धि के लिए, परिवर्तन के लिए फॉर्मूले। अब हमें किसका पूछा है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में पूछा गया, इन दोनों में। तो हम पता लग गया डेल्टा डिग्री सेल्सियस जो है डेल्टा फ़ारेनहाइट बटे में 9। अच्छा डिग्री में कितना वृद्धि की है, 30 बटे में 5 बराबर डेल्टा फ़ारेनहाइट बटे में 9। ये कितने पे कटेगा यहाँ पर, 6, तो 54। तो यहाँ पर अपने पास आएगा फ़ारेनहाइट पैमाने में 54 फ़ारेनहाइट की वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो हमने आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे इस सीरीज़ में, आप इन क्वेश्चन को बार बार कीजिए और भी क्वेश्चन आप अच्छे लगते हैं सॉल्व कीजिए। हम अगली सीरीज में आपसे फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।